नमस्कार दोस्तों, यूजे के कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज कुमार आज आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसकी पिछले कुछ टाइम से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाओ, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट के अनुसार ये टॉपिक आज आपके बीच में लेके आया हूं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आज हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी बिजनेस इन्वायरमेंट का टॉपिक है। ये आपका जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसकी फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। तो इस लेक्चर में दोस्तों हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे और इसमें साथ ही साथ जो इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको भी इसमें एक्सप्लेन करेंगे, जो पिछले लास्ट ईयर किसी एंट्रेंस या किसी भी प्रकार के यूजीसी नेट के पेपर में आई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी, अगर कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप के स्टेप उठाती है। मॉनेटरी पॉलिसी भी उन्हीं स्टेप में से एक है। मॉनेटरी पॉलिसी इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ जर्नल इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, जर्नल इकोनॉमी का, कि इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए जो डिफरेंट स्टेप उठाए जाते हैं उनमें से एक इकोनॉमिक पॉलिसी है किसी भी कंट्री के लिए। तो इसके बाद क्या बोला गया इसमें, इट इन्फ्लुएंस, क्या करती है ये, इन्फ्लुएंस करती है किसको, सप्लाई ऑफ द मनी, क्रेडिट पॉलिसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आप एक काम करना, साथ ही साथ आप एक कॉपी और पेन भी साथ लेके बैठ जाओ, क्योंकि जो मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के इसमें बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करने हैं। तो सबसे पहले इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करती है, ये इन्फ्लुएंस करती है किस किस चीज को, तीन चीजों को इन्फ्लुएंस करती है मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी गवर्नमेंट में। सप्लाई ऑफ द मनी, क्रेडिट पॉलिसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये नोट डाउन करना आपको। इट फॉर्मुलेटेड बाय आरबीआई। इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या दोस्तों, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद दोस्तों जो सुकुमय चक्रवर्ती कमेटी है, इंटेंडेड टू रिव्यू दी वर्किंग ऑफ मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या बोला गया कि जो ये सुकुमय चक्रवर्ती जो कमेटी है उसने मॉनेटरी पॉलिसी क्या की थी, स्टार्ट की थी। इसी की कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है, जो सुकुमय चक्रवर्ती कमेटी है, वो कब आई थी, कब बनी थी, वो 1985 को बनी थी दोस्तों। कई बार यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और किसी भी अदर एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या तो ये पूछ लिया जाता है कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस कमेटी से रिकमेंड की गई है, या कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आपका जो मिलान का क्वेश्चन आता है तो उसमें मैचिंग में क्या होता है कि आपको ये दे दिया जाता है और साथ में ईयर दे दिए जाते हैं कुछ कमेटी के। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कब बनी थी, 1985। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसने रिकमेंड की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसने की थी, सुकुमय चक्रवर्ती कमेटी ने। इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करना आपने कि ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के। दोस्तों इस वीडियो में हम साथ ही साथ जो पिछले कुछ लास्ट ईयर यूजीसी नेट के जो एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आए हैं या फिर किसी अदर एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। तो आज हम इसको इतनी बारीकी से करेंगे कि आपको अदर वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको इस वीडियो में आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर करा दूंगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले दोस्तों कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी। क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। और क्या करता है ये, इन्फ्लेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दोस्तों पॉलिसी डिफरेंट टाइप की पॉलिसी है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, या फिर आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है। तो आज हम बात सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी, कि आप क्या है, कंट्री का जो आपकी इकोनॉमी है उसमें क्या करना है, आपको प्राइस को स्टेबल करती है जो मॉनेटरी पॉलिसी है। और वो क्या है, कंट्रोल करती है किसको, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। और इसको कंट्रोल कौन करता है दोस्तों, आरबीआई। ये आपको पता होना चाहिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन बनाता है, आरबीआई। इसके बाद है प्रमोटिंग ग्रोथ। क्या करती है, प्रमोटिंग ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। इन्वेस्टमेंट और सेविंग कैसे होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप बैंक में पैसा जमा कराते हो या कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या बैंक की सीआरआर और एसएलआर रेट क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो उससे आपको क्या इफेक्ट होता है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसके, मॉनेटरी पॉलिसी के। ये आपको नोट डाउन करना है दोस्तों, ठीक है।
इसके बाद क्या है, इसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन निकल के आता है हर बारी। तो क्या है, स्टूडेंट तैयारी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, स्टडी करते हैं, पर क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। जब तक आपका दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप क्या होगे, इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे और आप कहीं ना कहीं मार खा जाओगे कि आपके क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, इस पर थोड़ा सा टाइम लगाओ दोस्तों। ये मेरी वीडियो आप पूरी की पूरी देखो, इसको स्किप ना करो। ये वीडियो देखने के बाद आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एमसीक्यू, उसकी तैयारी करो और आप देखो कि आपका लेवल क्या है। तो हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की। कौन से की? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी नाम से ही देखो दोस्तों, क्वांटिटेटिव, जिसमें क्वांटिटी की मात्रा हो। इसको हम एक और नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से? इसको हम इनडायरेक्ट टूल के नाम से भी जानते हैं। मैं बताता हूं इनडायरेक्ट कैसे, अभी बात करेंगे दोस्तों। इसको नोट डाउन कर लो आप, किस नाम से? इनडायरेक्ट से। आप इसको इनडायरेक्ट टूल के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन सा दोस्तों? सबसे पहले है बैंक रेट। क्या दोस्तों? बैंक रेट। इसके बाद एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। दोस्तों इनको हम अब इसी वीडियो में वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है और स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कि बैंक रेट क्या है, एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, और आप पूरे टाइम इनको स्टडी करते रहते हो। तो बिल्कुल मैं आपको बारीकी से करा दूंगा कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से ये यूजफुल है। तो इसके बाद है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। ये इसका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट थर्ड है दोस्तों। इसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद है रेपो रेट, और इसका लास्ट है दोस्तों रिवर्स रेपो रेट। ये इसके 6 जो इंस्ट्रूमेंट है, ये आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। ये आपने याद करने हैं और आपको नोट डाउन होने चाहिए आपकी कॉपी में, क्योंकि ये बिल्कुल आपको टिक पे पता होना चाहिए कि आपके जो इनडायरेक्ट टूल है या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। देखो दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन निकल जाता है कई बार। कहां से? सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका क्वालिटी, ये था क्वांटिटिव, ये था आपका क्वालिटी। यहाँ पे क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में फर्क है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। क्वांटिटी आपकी मात्रा में जिसको हम डिनोट कर सकते हैं, क्वालिटी आप जिसको डिनोट नहीं कर सकते। क्वालिटी में आपकी जो परफॉर्मेंस वगैरह होती है वो होती है क्वालिटी में। तो इसमें हम बात करेंगे कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है। सबसे पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। सेकंड दोस्तों मोरल परसुएशन। क्या है? मोरल परसुएशन। थर्ड है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, और इसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन। इसके बाद है क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम। क्या है? क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम। और इसका लास्ट है सीलिंग ऑन लोन। तो क्वेश्चन कहां से निकल के आता है दोस्तों? क्वेश्चन कई बार तो ऐसे निकल के आता है कि आपको कुछ तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट दे दिए जाते हैं क्वेश्चन में, जैसे 3 क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक आपको डाल दिया क्वालिटेटिव। तो ये पूछ लिया जाता है कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से है, या इनमें से एक रोंग कौन सा है। इस टाइप का क्वेश्चन निकल के आ जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। इसको आप डायरेक्ट टूल भी बोल सकते हो दोस्तों, ये आपके डायरेक्ट है। क्या बोल सकते हो? इसको आप डायरेक्ट टूल भी बोल सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके डायरेक्ट टूल है सारे के सारे, और ये आपके इनडायरेक्ट टूल है जो आपके क्वांटिटेटिव है सारे के सारे। ये आपको पता होना चाहिए। एक इसको जो क्वालिटेटिव है उसको आप सिलेक्टिव भी बोलते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों आज, कि ये क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से निकल के आता है। इसके जो आने वाली वीडियो में अभी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बैंक रेट की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों बैंक रेट। बैंक रेट, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नोट डाउन करो आप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्काउंट रेट। क्या है? इसको क्या बोला जाता है? डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है, क्योंकि जो मैं बताता हूं डिस्काउंट रेट कैसे बोला जाता है। जो कि आरबीआई जो भी इशू करता है ट्रेजरी बिल वगैरह, तो उस पे जो आप रेट ऑफ डिस्काउंट है, ट्रेजरी बिल वगैरह जो डिस्काउंट पे इशू होते हैं, तो इसलिए इसको डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। ये लॉन्ग पीरियड के लिए है दोस्तों। बैंक रेट होता क्या है? सबसे पहले बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई। क्या दोस्तों?
कि जो ऐसी इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करता कौन, आरबीआई, फॉर प्रोवाइडिंग फंड और लोन टू द बैंकिंग सिस्टम इनटू लॉन्ग पीरियड। दोस्तों नोट डाउन करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि बैंक रेट क्या है। बैंक रेट वो रेट है जो कि आरबीआई, आरबीआई क्या दोस्तों, सेंट्रल बैंक, जो आपका सेंट्रल बैंक है वो चार्ज करता है किस पे, कॉमर्शियल बैंक जो आपके होते हैं बैंकिंग सिस्टम, उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है किसके लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, उसको हम बोलते हैं बैंकिंग रेट, और इसको आप डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बैंकिंग रेट। इसके बाद है एसएलआर, क्या दोस्तों, एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी नाम से देखो दोस्तों, एक तो ये आपको पता होना चाहिए लिक्विडिटी, बात करते हैं, बताता हूं मैं लिक्विडिटी क्या होता है दोस्तों। तो पहले एसएलआर की बात करते हैं। एसएलआर, एसएलआर डिनोट अंडर सेक्शन 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 24 कई बार क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट में भी और अदर एंट्रेंस में, कि आपका जो एसएलआर है वो किसके अंडर डिनोट किया जाता है, सेक्शन 24 के। तो एक तो ये याद होना चाहिए दोस्तों आपको, सेक्शन 24 किसका है, एसएलआर का। क्या बोला गया है, इट मीन ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट इज टू बी कीप बाय बैंक इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। क्या दोस्तों, कि कुछ परसेंटेज है जो बैंक क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं। क्या करते हैं, जो आप बैंक के पास जो मनी आती है, जो आपके कैश आता है बैंक के पास, उसमें से कुछ परसेंटेज क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं जैसे एसबीआई है, पीएनबी है या अदर बैंक है, वे क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज लिक्विड एसेट में अपने पास रखते हैं। इसका क्या रीजन है दोस्तों, क्योंकि जो बैंक है, बैंक को जो कस्टमर को क्या करते हैं, लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो लोन वगैरह प्रोवाइड कहां से करते हैं दोस्तों, वो लिक्विड एसेट से प्रोवाइड करते हैं कि बैंक के पास कुछ सर्टेन डिपॉजिट होना चाहिए अपने पास एट प्रेजेंट में। तो इसलिए एसएलआर की क्या होती है, जरूरत होती है दोस्तों। ये आरबीआई की गाइडलाइन है दोस्तों, आरबीआई की गाइडलाइन है। आपको ये भी पता होना चाहिए एट प्रेजेंट एसएलआर रेट क्या है। ठीक है दोस्तों, दिस इज कीप बाय बैंक इटसेल्फ, द लिक्विड एसेट हेयर इंक्लूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, अदर सिक्योरिटी नोटिफाइड बाय आरबीआई लाइक गोल्ड। कि दोस्तों क्या बोला गया, लिक्विड एसेट उसको बोला गया जो कि क्या हो, लिक्विड फॉर्म में हो, कि इजी टू कन्वर्ट इन कैश। तो दोस्तों उसको बोला गया है लिक्विड एसेट। तो एट प्रेजेंट जो आपकी 18% एसएलआर है, कि बैंक अगर 100 रुपए है, 100 में से 18 रुपए क्या होगा बैंक के पास, किस फॉर्म में होंगे, एसएलआर के रूप में होंगे दोस्तों। तो ये आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों, एसएलआर क्या है। ये किस बेस पे होता है दोस्तों, ये एनडीटीएल बेस पे होता है दोस्तों। किस पे होता है, नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी। क्या है ये, एनडीटीएल पे। तो एक बार मैं दोस्तों आपको ये बता देता हूं कि ये एनडीटीएल क्या होता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है आपसे कि एनडीटीएल क्या है, तो बच्चों को ये नहीं पता चलता कि एनडीटीएल क्या है। तो जैसे कि एनडीटीएल बोला गया इसमें, तो आपकी जो एनडी है ये है आपकी डिमांड, क्या है, डिमांड लायबिलिटी, और टीएल क्या है, टाइम लायबिलिटी। तो जो आपकी डिमांड है वो तो जैसे दोस्तों हम बात करते हैं करेंसी, और क्या बात करें सेविंग, और क्या बात करें डिमांड ड्राफ्ट। ये क्या दोस्तों, ये आपकी सारी की सारी डिमांड लायबिलिटी है। और ये टाइम लायबिलिटी कौन सी होती है दोस्तों आपकी, जैसे कि एफडी, आरडी, जिसको आप रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, या फिर आपके कैश सर्टिफिकेट दोस्तों, क्या है, कैश सर्टिफिकेट है, या फिर कुछ अदर सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपके लॉन्ग पीरियड के लिए फिक्स होते हैं दोस्तों, जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलता है, और जो एक फिक्स टाइम के लिए आपकी जो क्या होती है, टाइम लायबिलिटी होती है। तो ये एनडीटीएल की फुल फॉर्म है दोस्तों, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। तो ये सारे के सारे जो एसएलआर है, सीआरआर है, ये एनडीटीएल पे काम करते हैं दोस्तों। एनडीटीएल कैसे, मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि किसी बैंक में डिपॉजिट हुए कैश 120 करोड़ रुपए, एग्जांपल है दोस्तों, क्या 120 करोड़ रुपए, और उसमें क्या हुआ दोस्तों, विड्रॉ कर लिए कितने, 20 करोड़। तो आपके पास जो एनडीटीएल है दोस्तों कितना बचा, वो आपका 100 करोड़ है दोस्तों। 100 करोड़ पे आप सीआरआर कैलकुलेट करेंगे, एसएलआर कैलकुलेट करेंगे। सीआरआर पे अभी बात करेंगे दोस्तों इसी वीडियो में। तो ये आपको समझ आ गया होगा दोस्तों कि एनडीटीएल क्या है, कई बार ये पूछ लिया जाता है, और आपकी नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों इसमें, कि आपको एनडीटीएल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये आपको मैंने एग्जांपल के तहत बता दिया कि एनडीटीएल क्या है। इस पे ये कैलकुलेट की जाती है एसएलआर और जो आपकी सीआरआर है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कैश रिजर्व रेशो। क्या दोस्तों, कैश रिजर्व रेशो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी।
ये इसमें क्या बोला गया है, इट इज डिनोटेड अंडर सेक्शन 42। सबसे पहले आपको ये नोट डाउन करना दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 42 जो आपकी SLR थी, SLR वो क्या थी, वो सेक्शन 24, और जो आपकी CRR ये सेक्शन 42। ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे याद करनी है, वैसे बच्चे भूल जाते हैं, इसको मैं बताता हूँ। अगली स्लाइड है उसमें बात करेंगे कि ये कैसे याद करनी है। तो इस पहले इसको देखते हैं CRR है क्या दोस्तों। CRR स्टार्ट हुआ था जून 1973 से, ये आपको नोट डाउन करना है। कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आपके MCQ में आ जाता है मिलान वाले क्वेश्चन में। तो आपकी जो CRR है वो स्टार्ट हुई थी जून 1973 में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद CRR क्या है, पहले CRR इज द मिनिमम कैश रिजर्व दैट एवरी बैंक हैज टू मेंटेन विद द सेंट्रल बैंक। क्या बोला गया दोस्तों कि वो मिनिमम कैश रिजर्व जो सभी बैंकों को किसके पास रखना होता है, RBI के पास रखना होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो कैश रिजर्व रेशो क्यों रखना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि आपको बैंक ने जो RBI के पास जो CRR है वो क्यों रखना पड़ता है। तो कई बार ये होता है दोस्तों कि जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड करता है कस्टमर को, और कई बार ऐसा हो जाता है कि जो है बैंक के पास जो आपकी कैश पोजीशन है वो डिक्लाइन हो जाती है। तो ऐसी इमरजेंसी में जैसे कि बैंक के पास पैसा नहीं रहता, तो CRR की जरूरत से उस कमी को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है कोई भी बैंक। तो इमरजेंसी फंड के लिए आपको जो है RBI के पास ये CRR रखना पड़ता है। और ये CRR है दोस्तों, इस पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये आपको नोट डाउन करना है कि जो आपको इंटरेस्ट है जो आप बैंक के पास रखोगे RBI के पास, कोई भी कमर्शियल बैंक, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो RBI का जो करंट अकाउंट है उसमें डिपॉजिट होते हैं। ये बैंक किसी भी टाइम निकलवा सकता है इसको, जो कमर्शियल बैंक है, इमरजेंसी टाइम में। तो ये करंट अकाउंट के रूप में आपकी डिपॉजिट होती है दोस्तों, और इस पे किसी भी प्रकार का जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलता। तो ये नोट डाउन करना दोस्तों आपको कि जो CRR है उस पे किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता, नो प्रॉफिट। तो इसके बाद क्या बोला गया दोस्तों, इफ RBI increase CRR then bank will have to maintain more cash holding with RBI। क्या दोस्तों, देखो ये लॉजिक है दोस्तों, RBI के पास अगर RBI CRR है जो उसकी रेट का क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जैसे कि 3% से 4% कर दी दोस्तों, तो क्या है, बैंक को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कैश रखना पड़ेगा। और क्या होगा, इट विल रिड्यूस देयर लोन गिविंग कैपेसिटी। और जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो जो लोन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, वो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उनके पास कैश की क्या है, कमी हो जाएगी। तो ये इस टाइप का है दोस्तों। अगर CRR इंक्रीज होगा तो जो आपकी लोन कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक की वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर CRR बैंक तो RBI डिक्रीज करता है तो जो क्या है, बैंक के पास पैसा क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, जैसे कि 100 रुपए है बैंक के पास, उसमें 4 रुपए CRR के रूप में अगर RBI के पास डिपॉजिट हुए हैं, अगर RBI इसको 3% कर देता है तो 3 रुपए होंगे, तो 1 रुपए की जो क्या होगी, कमर्शियल बैंक को क्या होगी, बचत होगी, और वो क्या कर सकेगा, इसको आप लोन के रूप में या किसी अदर तरीके से जो है इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं जो कमर्शियल बैंक है। तो ये इस टाइप का कंसेप्ट है दोस्तों। अब आपको पता होना चाहिए कि CRR क्या है कि जो RBI के पास जो पैसे जमा कराने होते हैं या कि जो कुछ मिनिमम कैश है रिजर्व के टाइप में, वो बैंक ने RBI के पास सबमिट करना होता है। तो ये आपका CRR है। इसके बाद बात करते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें क्या बोला गया दोस्तों, इसमें बोला गया इट मीन दैट द बैंक कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट थ्रू द सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट। कि जो RBI है, जैसे सेंट्रल बैंक है, वो क्या करता है दोस्तों, वो क्या करता है कि कुछ सिक्योरिटी को सेल करता है और क्या करता है, परचेज करता है ओपन मार्केट में। फॉर एग्जांपल दोस्तों, ट्रेजरी बिल, क्या, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल दोस्तों ये मनी मार्केट का कंसेप्ट है। हम जब मार्केट की बात करेंगे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, तब इस पे एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों मैं ट्रेजरी बिल पे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इस पे अलग से एक वीडियो लेके आएंगे मनी मार्केट पे। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए, जो RBI जो सिक्योरिटी इशू करता है वो ओपन मार्केट में किसके लिए, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। देखो दोस्तों, जैसे कि कैसे होता है ये कंट्रोल क्रेडिट, जैसे कि कोई सिक्योरिटी सेल कर दी RBI ने, तो क्या हो गया, सेल कर दी तो RBI के पास पैसा आ गया,
और जो पब्लिक है या जो कस्टमर है आरबीआई के, तो क्या होगा, या कोई बैंकिंग है सेक्टर है, वहां से पैसा निकल के आरबीआई के पास चला गया, और जो वहां पे पैसा चला जाएगा तो क्या होगा, जो आपका क्रेडिट है, फ्लो ऑफ क्रेडिट है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर उनको परचेज कर लेगा सिक्योरिटी के, तो मार्केट में क्या होगा, पैसा आ जाएगा कस्टमर के पास, या फिर जो आपकी बैंकिंग सिस्टम है जिससे भी सिक्योरिटी आपको सेल परचेज करता है आरबीआई, उनके पास, तो क्या होगा, जो मार्केट में क्या होगा, फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन एक कंसेप्ट है दोस्तों, आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या बोला गया, इट कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्या करता, कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय सेल एंड परचेज सिक्योरिटी इन दी ओपन मार्केट। बिल्कुल ठीक बोला गया दोस्तों। इसमें अगर आपके पास पैसा ज्यादा है पब्लिक के पास, तो वहां पे इन्फ्लेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा दोस्तों। तो इसलिए जो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, ये एक स्टेप है दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन का, कि आपकी ओपन मार्केट में आप सिक्योरिटी सेल और परचेज करके जो क्या है, कंट्रोल कर सकते हो किसको, इन्फ्लेशन को। इसके बाद दोस्तों रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दो रेट आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों रेपो रेट की। रेपो रेट मीन इंटरेस्ट रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक कैन बोरो फंड फ्रॉम आरबीआई। क्या दोस्तों, कि वो इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई चार्ज करता है किससे, कॉमर्शियल बैंक से, और जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, उधार लेते हैं किससे, आरबीआई से। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये चीज देखनी है आपने, बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है, वो भी तो सेम था। बैंक रेट भी तो यही था दोस्तों, कि जो आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है कॉमर्शियल बैंक पे। तो इसमें मेन डिफरेंस ये है दोस्तों रेपो रेट और बैंक रेट में, कि जो बैंक रेट होता है वो आपका लॉन्ग पीरियड के लिए होता है दोस्तों। क्या होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए। और जो आपका रेपो रेट होता है दोस्तों, वो आपका शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ ये डिफरेंस है रेपो रेट और बैंक रेट में, आपको ये याद रखना। बैंक रेट तो आपका लॉन्ग पीरियड के लिए, और जो आपका रेपो रेट है, वो रेपो रेट मीन दैट इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन बोरो फंड फ्रॉम आरबीआई। ये आरबीआई से कुछ उधार लेते हैं और उसको इंटरेस्ट पे करते हैं, किसको, आरबीआई को। तो जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो क्या होती है, रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट के बारे में क्या बोला गया दोस्तों, रिजर्व रेपो रेट मीन दैट इंटरेस्ट रेट गिवन बाय आरबीआई ऑन डिपॉजिट मेड बाय कमर्शियल बैंक विद इट। क्या दोस्तों, जो आपकी रेपो रेट है उसका रिवर्स क्या होगा, आपका रेपो रेट का रिवर्स रेपो रेट की, मतलब जो पहले तो क्या था, आरबीआई जो था वो इंटरेस्ट चार्ज करता था दोस्तों, अब क्या है, जो आपके कॉमर्शियल बैंक है वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, किससे, आरबीआई से। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आरबीआई को भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो कॉमर्शियल बैंक से लेता है, तो जो कॉमर्शियल बैंक से जो पैसे लेता है, तो कॉमर्शियल बैंक उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसको आप रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपकी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, उसमें हमेशा जो आपकी रिवर्स रेपो रेट होगी वो क्या होगी, कम होगी, किससे, रेपो रेट से दोस्तों। कैसे दोस्तों, जैसे कि आरबीआई तो सेंट्रल बैंक है दोस्तों, आरबीआई कभी भी ज्यादा इंटरेस्ट पे देगा नहीं दोस्तों। तो ये सिंपल सी बात है, जो आपसे नीचे है कॉमर्शियल बैंक, उनसे आप इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करोगे, पर आपको जो पैसा लेना पड़ेगा, जैसे कि सेंट्रल बैंक है, तो क्या करेगा, कम इंटरेस्ट देगा दोस्तों कॉमर्शियल बैंक को। तो आपकी जो रिवर्स रेपो रेट है वो हमेशा कम होगी, किससे, रेपो रेट से। रेपो रेट ज्यादा होगी, रिवर्स रेपो रेट आपकी कम होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अब अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम ये कुछ इंडिकेटर है ये देखते हैं दोस्तों। एट प्रेजेंट ये आपकी करंट रेट है सीआरआर। सीआरआर मैंने आपको बता दी दोस्तों 4% एज प्रेजेंट, जो आरबीआई के पास जो कमर्शियल बैंक है उनको जमा कराना होता है रिजर्व के तौर पे। आपका एसएलआर बता दिया दोस्तों मैंने, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये आपको जो कमर्शियल बैंक है उनको कैश के रूप में रखना पड़ता है, ये आपका एट प्रेजेंट 18% है दोस्तों। इसके बाद रेपो रेट, रेपो रेट दोस्तों आपकी 4% है। रेपो रेट मैंने आपको बता दी कि आपकी जो शॉर्ट टर्म के लिए जो कमर्शियल बैंक है वो इंटरेस्ट पे करते हैं आरबीआई को, तो आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको क्या बोलते हैं आप, रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट दोस्तों ये मैंने आपको बताई थी, ये हमेशा कम होगी रेपो रेट से, कि आरबीआई को कभी इंटरेस्ट पे करना पड़ जाए कमर्शियल बैंक को, तो आपकी रिवर्स रेपो रेट है वो हमेशा इससे क्या होगी, रेपो रेट से कम होगी दोस्तों, ये आपको नोट डाउन करना। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये 2011 में ये कंसेप्ट आया था दोस्तों। क्या दोस्तों, ये कंसेप्ट ये है कि कई बार क्या होता है कि जो आपकी ओवरनाइट जो आपको
बैंक को क्या होता है, ओवरनाइट आपकी फंडिंग की जरूरत पड़ जाती है, और जब आपको क्या है कि आरबीआई से वो फंड लेना पड़े, किससे, आरबीआई से ओवरनाइट, तो दोस्तों उस पे क्या है, आरबीआई कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बोलते हैं। ये मतलब क्या है, इमरजेंसी फंड होते हैं दोस्तों, इमरजेंसी के टाइम में यूज होते हैं। और ये क्या है, इसकी कुछ लिमिट है, जैसे कि 1 करोड़ से ऊपर है, या कुछ टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जो उधार लेते हैं दोस्तों, इसमें कुछ आपको सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है, जैसे एसएलआर में से रख दी दोस्तों, या फिर आपकी किसी अदर प्रकार की जो आपकी सिक्योरिटी है वो आपको डिपॉजिट करानी पड़ती है, तब आपको ये जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपकी जो एमएसएफआर किया है ये 4.25 है। इसके बाद आपको बैंक रेट मैंने आपको बता दी, बैंक रेट जो लॉन्ग पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट चार्ज करता है आरबीआई, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अभी ये टॉपिक क्या है समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एंड सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। क्या दोस्तों, क्वालिटेटिव एंड सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, ये क्या क्या दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या दोस्तों, मार्जिन हम किसको बोलते हैं, मार्जिन हम बोलते हैं जैसे कि कोई लोन की वैल्यू है, आपकी लोन की वैल्यू है और आपकी मार्केट वैल्यू है किसी भी सिक्योरिटी की, तो उसको मार्जिन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि जो किसान है वो क्या बनवाते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, और उसके बदले में क्या करते हैं, जो आपकी जमीन है उसको गिरवी करते हैं, कहां पे, बैंक में। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपकी आपकी मार्केट में जो वैल्यू एसेट की और जो आपकी लोन देने की बैंक की कैपेसिटी है, उसमें क्या होता है, जो वैल्यू में क्या आता है, डिफरेंस आता है। कि आपकी अगर एसेट की वैल्यू 100 रुपए है, तो बैंक उस पे 80 रुपए या 60 रुपए क्या देता है, लोन देता है। तो इसका जो बीच का डिफरेंस है उसको मार्जिन बोलते हैं दोस्तों। ये आपके क्वालिटेटिव या आपके डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, की डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। तो सबसे पहले आपको समझ आ गया होगा कि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये आपका फर्स्ट जो आपका इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों। इसके बाद है मोरल परसुएशन। ये क्या दोस्तों, मोरल परसुएशन। मोरल परसुएशन आप बोल सकते हो, जैसे कि परसुएशन का मतलब होता है कि प्रोत्साहन करना, तो मोरल परसुएशन का मतलब है कि जो आरबीआई है वो कन्वीनियंस करता रहता है कि आपको किस सेक्टर में ज्यादा है जो कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अनप्रोडक्टिव सेक्टर है दोस्तों, तो वहां पे क्या करता है, लोन के लिए क्या करता है आरबीआई, कॉन्फ्रेंस वगैरह करता है, या फिर टाइम टू टाइम क्या करता है, मीटिंग करता है। तो उस टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मोरल परसुएशन के अंदर आता है दोस्तों। इसमें वो एडवाइज करता है कि आप जो आपकी प्राइमरी जो सेक्टर है, जैसे कि एग्रीकल्चर या फिर आपका जो स्मॉल इंडस्ट्री है, वहां पे आप फोकस करो लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये इस टाइप के कुछ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्ट किसी प्रॉपर सेक्टर को इफेक्ट करते हैं। सिलेक्टिव क्यों बोला गया दोस्तों, क्योंकि ये एक प्रॉपर सेक्टर को भी इफेक्ट करता है, कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर आपका ट्रेजरी सेक्टर है, तो आपका इस टाइप का एक प्रॉपर सेक्टर है, तो उसको भी इफेक्ट करते हैं ये जो आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद हम बात करें राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या बोला गया दोस्तों, राशनिंग क्रेडिट ये है कि जो आपके जो लोन है वो केवल इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है सिर्फ उसी को लोन दिया जाएगा, उसमें क्या है, जो कि इकोनॉमिक जो आपकी ग्रोथ है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जैसे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, यहाँ पे कुछ स्कीम रखी जाती है दोस्तों बैंक की तरफ से, और तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट है कि अर्थव्यवस्था के लिए जो महत्वपूर्ण सेक्टर है वहां पे आपको फोकस किया जाता है। तो इसके बाद है दोस्तों डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन क्या है, डायरेक्ट एक्शन जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार जो बैंक है, ये न्यूज में भी आता है कि जो कि सीआरआर रेट है, एसएलआर रेट है, वो मेंटेन नहीं कर पाते, और जो आरबीआई है वो क्या करता है दोस्तों, उस पर फाइन लगा देता है, या कुछ और कमी पाती है कमर्शियल बैंक में, तो क्या है, आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेता है। तो ये सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के पार्ट है। इसके बाद बात करते हैं हम क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम। क्या, क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम, ये क्या बोलते हैं दोस्तों, ये स्कीम आरबीआई ने 1965 से स्टार्ट की थी दोस्तों। कब से स्टार्ट की थी, 1965 से। इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक है अगर लोन देगा किसी भी सिंगल पार्टी को, तो उससे क्या है, आरबीआई से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये दोस्तों टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है इसकी,
कुछ कंडीशन है कि 1 करोड़, जैसे पहले 1965 में 1 करोड़ था कि 1 करोड़ से ज्यादा अगर कोई सिंगल पार्टी अगर लोन लेगी तो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, या उसकी जो है क्या है सैंक्शन कराना पड़ेगा वो आरबीआई से। तो अब इसकी लिमिटेशन चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, तो ये आपको देखना दोस्तों अब क्या है। तो इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट इसका सेलिंग ऑन लोन। सेलिंग ऑन लोन क्या बोला गया दोस्तों, ये क्या है कि अगर कोई भी सिंगल प्रोजेक्ट है बैंकिंग सेक्टर का, उसमें आपको एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर रखा है, कितना 500 करोड़। क्या दोस्तों कि अगर आपको बैंक है वो सैंक्शन कर सकता है कि मैक्सिमम आपको 500 करोड़, इससे ज्यादा नहीं करेगा किसी सिंगल पार्टी के लिए, या किसी बड़ी जो ये फर्म है दोस्तों उसमें, जैसे कि अंबानी प्रोजेक्ट है, अडानी प्रोजेक्ट है, इस टाइप के जो ये प्रोजेक्ट होते हैं उसमें इस टाइप के लोन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे आपको ये काम आता है सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट में सेलिंग ऑन लोन। तो इसमें आरबीआई का है इंटरफेयर होता है। तो ये इस टाइप के कुछ सिलेक्टिव जो आपके इंस्ट्रूमेंट थे, ये आपके क्या है डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसी पे या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी पे, जो आपकी फ्लो ऑफ क्या क्रेडिट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस समझ आ गए होंगे, ये आपको याद होने चाहिए। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल परसुएशन, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम या सेलिंग ऑन लोन। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। दोस्तों ये टॉपिक अब आपको इतनी अच्छी तरीके से मैंने आपको करा दिया है, अब देखते हैं इनमें से कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको रिवीजन हो जाएगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि सबसे पहले आप क्या करें कि आप पेन लेके और कॉपी लेके साथ में बैठ जाए, और जैसे कि क्वेश्चन आए उसको म्यूट करके पहले खुद अटेम्प्ट करे और बाद में उसका आंसर दे। तो इससे आप ये बताना दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, तो इससे मेरे को भी पता चल सके कि आपकी जो नॉलेज कितनी इंक्रीज हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। द मॉनेटरी पॉलिसी, द मॉनेटरी पॉलिसी सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 इज रिलेटेड टू, ये एचपीएससी 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 में क्वेश्चन आया। अब आपको सेक्शन 42 का पता होना चाहिए दोस्तों। देखो दोस्तों मैंने आपको लॉजिक रह गया बताना कि वो लॉजिक क्या था, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि सी आर आर और एक एस एल आर, ये आपको पता दोस्तों, सी आर आर एस एल आर इनके सेक्शन है 24 और 42। अब आपको पता जो सी आर आर रेट है दोस्तों वो क्या है, लेस है, वह क्या है 3 या 4% रहती है। तो जो कि एस एल आर है, जो लिक्विडिटी रेशो है जो बैंक अपने पास खुद रखते हैं वो 18 टू 20% के आसपास होती है दोस्तों। ये क्या है ज्यादा रहती है दोस्तों बैंक के पास जो कैश होता है। सीआरआर जो आरबीआई के पास जमा करना होता है रिजर्व के तौर पे वो कम रहता है। तो यहाँ पे क्या दोस्तों एक है 42 और 24, जहां पे आपको ज्यादा रखनी है दोस्तों एसएलआर, जहां पे ज्यादा होता है वहां पे तो 24, वहां पे तो कम होगा, और जो सीआरआर जो आपको कम है वहां पे आपके 42, इसका रिवर्स। तो दोस्तों ये रिवर्स है दोनों, सीआरआर और एसएलआर। देखो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि जहां पे आपको ज्यादा है वहां पे आपका सेक्शन 24 है, जहां पे कम है सीआरआर रेट वहां पे आपका सेक्शन 42 है, इसका रिवर्स है 42 24। तो अब यहाँ पे देखो दोस्तों अब आपको पता होना चाहिए सेक्शन 42, 42 कहां पे होगा दोस्तों, 42 सीआरआर पे, कहां पे होगा सीआरआर पे। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ए सीआरआर। ये आपको याद रखना दोस्तों, इस तरीके से आपको ये याद रहेगा, क्योंकि कई बार आप सेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सीआरआर का या एसएलआर का। आपको उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, आपका कंसेप्ट ऐसे क्लियर होना चाहिए दोस्तों बिल्कुल टिप पे। तो इसके बाद है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, किसका कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो है टूल नहीं है। फर्स्ट है डिस्काउंट रेट, जो डिस्काउंट रेट है मैंने बताया था कि बैंक रेट का अदर नेम क्या है डिस्काउंट रेट, ये भी ठीक है दोस्तों। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी ठीक है। थर्ड बैलेंस अकाउंट, बैलेंस अकाउंट तो कहीं पे पढ़ा नहीं दोस्तों। रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व जो आपका सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, तो रिजर्व रिक्वायरमेंट ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, इसका आंसर है सी कि नॉट ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल। इसके बाद दोस्तों ये व्हेन आरबीआई ग्रांट लोन टू कॉमर्शियल बैंक एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन इट, क्या कि आरबीआई क्या करती है ग्रांट लोन टू कॉमर्शियल बैंक की लोन प्रोवाइड करती है कॉमर्शियल बैंक को, और उसमें क्या करती है चार्ज करती है इंटरेस्ट। क्या बोला जाएगा दोस्तों, क्या बोला जाएगा, यूजीसी नेट जून 2015 में क्वेश्चन आया गया ये। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें कुछ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ बोला गया दोस्तों, नहीं बोला गया इसमें, सिर्फ ये बोला गया कि आरबीआई ग्रांट लोन टू कॉमर्शियल बैंक एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन इट। तो आपका किसके अंदर आएगा दोस्तों, ये आपका आएगा रेपो रेट के अंदर दोस्तों, ठीक है।
रिजर्व रेपो रेट नहीं, स्वैप पे जो आपका ट्रैक्स रेट नहीं या बैंक रेट नहीं, तो आपका लॉन्ग पीरियड बोलता तो आपका दोस्तों बैंक रेट के अंदर आता, नहीं तो आपका आंसर क्या है इसमें, रेपो रेट है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, ए। इसके बाद दोस्तों, इन ऑर्डर टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री द आरबीआई में, क्या दोस्तों, अगर इंकरेज करेगी इन्वेस्टमेंट को कंट्री में, तो अब आप देखो दोस्तों इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, जब लोगों के पास क्या होगा, पैसा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, यूजीसी नेट दिसंबर 2008 में आया दोस्तों, रिड्यूस सीआरआर, इंक्रीज सीआरआर, सेल सिक्योरिटी, इंक्रीज बैंक रेट। देखो दोस्तों, अगर इंक्रीज सीआरआर कर देगा, 100 रुपए थे, 100 में से जैसे कि बैंक के पास और 4% से 5 कर दिया, तो जो लोन कैपेसिटी है वो क्या होगी, कम होगी, और वहां पे इन्वेस्टमेंट क्या होगा, लेस होगा दोस्तों, जो पब्लिक है वो उनके पास पैसा कम होगा। तो सेल सिक्योरिटी होगी, अगर सिक्योरिटी सेल कर देगी तो लोगों के पास फिर भी पैसा कम होगा, क्योंकि जो आरबीआई के पास आ जाएगा पैसा। और इंक्रीज बैंक रेट कर देगी तो क्या होगा दोस्तों, फिर भी वॉइड होगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, रिड्यूस सीआरआर की आपकी क्या है, अगर सीआरआर को रिड्यूस कर देगी तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, इंक्रेजमेंट क्या हो जाएगी, कंट्री के लिए बेनिफिट होगा दोस्तों ये। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, रिड्यूस सीआरआर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज इंटेंडेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया, यूजीसी नेट जून 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका तो आंख बंद करके आपको पता होना चाहिए, क्या है, सुकुमैत चक्रवर्ती कमेटी 1985 दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर इज टू इंश्योर, यूजीसी नेट दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों ये। फर्स्ट बोला गया लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बैंक, सेकंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक, थर्ड प्रॉफिट पोजीशन ऑफ द बैंक। देखो दोस्तों, प्रॉफिट, प्रॉफिट सीआरआर पे तो प्रॉफिट होता ही नहीं दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया था सीआरआर क्या है, कि जो तो करंट अकाउंट में आरबीआई के फिक्स होते हैं, तो इस पे तो कोई आरबीआई जो है इंटरेस्ट देता ही नहीं है, तो प्रॉफिट पोजीशन तो हो ही नहीं सकती बैंक की सीआरआर एसएलआर पे। फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दोस्तों, जब इसमें इसमें ऑप्शन देखो आप, ओनली वन, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, ऑल दी अबव, ऑल दी अबव हो ही नहीं सकते दोस्तों। तो इसका क्या है, जो सीआरआर और एसएलआर है वो किसको डिनोट करते हैं, लिक्विडिटी को, आपकी कैश रिजर्व रेशो को, और आपकी जो स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशो है उसकी क्या है, पोजीशन को क्या करते हैं, बैंक में बनाए रखते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका ओनली वन इज करेक्ट। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है दोस्तों, इसमें इतना मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसके बाद है दोस्तों, इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट ऑफ द कंट्री दी आरबीआई में, अगर आरबीआई को क्रेडिट को क्या करना, कंट्रोल करना दोस्तों, कि पैसा है जो लोगों के पास वो कम करना है, तो उसके लिए क्या करेगी दोस्तों, क्या करेगी, बाय सिक्योरिटी इन दी ओपन मार्केट। अगर बाय करेगी तो लोगों के पास पैसा जाएगा, जो आपके कस्टमर है बैंक के, आरबीआई के, तो उनके पास पैसा जाएगा अगर बाय करेगी तो सिक्योरिटी। अगर सेल करेगी तो आरबीआई के पास पैसा आएगा, और जो मार्केट में पैसा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मार्केट में पैसा कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, बी, रिड्यूस सीआरआर। सीआरआर रिड्यूस कर देगी तो क्या होगा, मार्केट में तो पैसा ज्यादा होगा दोस्तों, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। रिड्यूस बैंक रेट, रिड्यूस बैंक रेट भी नहीं होगा दोस्तों, बैंक रेट कम होगा तो क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा, क्रेडिट कंट्रोल थोड़ी होगा दोस्तों उससे, क्रेडिट कंट्रोल होगा आपका सेल सिक्योरिटी इन दी ओपन मार्केट। इसका आंसर है बी। इसके बाद है नेक्स्ट, द रेपो एंड रिजर्व रेपो रेट आर रिसोर्टेड टू बाय द आरबीआई एज ए टूल ऑफ, यूजीसी नेट जून 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों, कि आपका जो रेपो रेट है और रिजर्व रेपो रेट है वो क्या है, रिसोर्टेड किया, रिसोर्टेड टू बाय द आरबीआई एज ए टूल ऑफ, किसका है दोस्तों, किसका टूल है वो, क्रेडिट कंट्रोल, सेटलमेंट सिस्टम, करेंसी मैनेजमेंट, लिक्विडिटी कंट्रोल, किसका दोस्तों, आपका मैंने अभी बताया था रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट, किसका आपका, किसका है, लिक्विडिटी कंट्रोल का, जो आपकी लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करते हैं दोस्तों। क्रेडिट कंट्रोल इसका क्या है, सब पार्ट है लिक्विडिटी का दोस्तों। अगर वैसे देखें तो क्रेडिट कंट्रोल, और उसके बाद अगर इसको ब्रॉड टर्म में देखें तो लिक्विडिटी जो आपकी है कंट्रोल करती है दोस्तों। तो इसका आंसर है डी, लिक्विडिटी कंट्रोल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा दोस्तों, आइडेंटिफाई द क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड अमंग द फॉलोइंग। आपके क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव, यूजीसी नेट दिसंबर 2013 में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इनको सोल्व कर पाओगे। तो इसके में क्या बोला गया आपको, आपके कोड है ये, इनमें बताना कौन कौन से आपके ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपके क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल कौन कौन से है, क्वांटिटेटिव,
क्वांटिटी में आपका बैंक रेट बिल्कुल ठीक है। क्रेडिट राशनिंग ये आपकी क्वालिटेटिव है। ओपन मार्केट ऑपरेशन बिल्कुल ठीक है। वेरिएबल रिजर्व रेट रेशो, रिजर्व वेरिएबल रिजर्व रेशो कौन सी दोस्तों, जो आपको कैसे रिजर्व रेशो जिसको आप सीआरआर बोलते थे। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ये भी नहीं है दोस्तों। लिक्विडिटी रेशो जो आपकी एसएलआर है, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, इसका आंसर फर्स्ट थर्ड, इसका फर्स्ट थर्ड ये, और इसके बाद फोर्थ और सिक्स दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, डी। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें तो इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए, इतने अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों ये। आपको देखो यूजीसी नेट में अब आपको बिल्कुल आसान लग रहे होंगे ये क्वेश्चन। इसके बाद आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश रेफरेंस टू द कैश विच बैंक हैव टू मेंटेन विद आरबीआई एज ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिमांड एंड टाइप लायबिलिटी। मैंने आपको बताया था एनडीटीएल भी बता दिया था क्या था। तो इसमें कुछ परसेंट जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है जो कॉमर्शियल बैंक है उनको। तो क्या होगा दोस्तों, आंख बंद करके इसका आंसर दे दोगे आप। एचपीएससी 2016 में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कैडर का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, इसका आंसर है बी, सीआरआर। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी देयर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। देखो दोस्तों, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर स्पेंडिंग किस पे डिनोट होगा आपका, किस पे। अब आपको पता होना चाहिए, फिजिकल पॉलिसी तो हो ही नहीं सकता, इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं होगा, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी नहीं। किस पे बताया था मैंने आपको शुरू में बताया था फर्स्ट स्लाइड में, मॉनेटरी पॉलिसी में आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग जो आपको क्रेडिट कंट्रोल करती है किसको, फ्लो ऑफ फंड को दोस्तों। तो ये है आपका यूजीसी नेट जुलाई 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर दो, साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों ऐसी वीडियो मैं आने वाले टाइम में आपके बीच में लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों